देखिए बेटा, डिफरेंशियबिलिटी हम जो पढ़ने वाले वो एट अ पॉइंट, जैसे मैंने कंटिन्यूटी भी हमने जो पढ़ी थी ना, वो भी बेटा एट ए पॉइंट ही पढ़ी थी। कंटिन्यूटी भी हमारी क्या थी, एट ए पॉइंट ही थी, और डिफरेंशियबिलिटी भी जो हम करने वाले हैं वो एट ए पॉइंट ही। यानी कि जो हमारे पास टूल है वो केवल ये सिखाता है कि किसी एक पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताएं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले स्टूडेंट को दिमाग में आना चाहिए डिफरेंशिएबल है नहीं, इसका मीनिंग क्या है। तो एक तो इसकी नाम से ही क्लियर होता है कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको किसको, फंक्शन को, ठीक है। एक तो इसके नाम में ही छुपा है इसका अर्थ, क्या, कि हम x इक्वल टू किसी एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कंटिन्यूटी में लेते थे x इक्वल टू ए, ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू ए लेते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग ये है कि उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट करना हमने 11th में भी सीखा है, उसमें कुछ नहीं होता डिफरेंशिएट करना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो dy बाई डी एक्स हो गया 2x। तो वहाँ पे मैंने आपको दो बातें बताई थी, या दोबारा से डिस्कस करूँगा उसको, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी कि वहाँ पर हम उस पॉइंट पर उस कर्व पर एक या यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मीनिंग दिमाग में ही आया होगा कि हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते कर्व पे, हाँ, जहाँ कर्व में शार्प टर्न आ रहा होगा उस पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। यूनिक का मतलब होता है एक, है ना, जो पर्टिकुलर एक ही चीज़ हो, वहाँ पे एक टेंजेंट नहीं बनेगी, वहाँ पर हो सकता है एक से ज़्यादा दो टेंजेंट बन जाए आपके। तो कहने मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई कर्व डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट आपको मिल रही है, वहाँ पे एक टेंजेंट बन रही है आपकी, ठीक है। और वहाँ पर कर्व, दूसरी भाषा में जिस जगह टेंजेंट बनेगी यूनिक, वहाँ पे कर्व वो स्मूथ भी होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम मैथमेटिकली हमने इसको भी देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है। अदरवाइज वैसे तो हम समझ ही गए कि जहाँ पर कर्व शार्प टर्न बनाता है वहाँ पे कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस कर्व पर, जिस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बना पाते हैं तो उस पॉइंट पे कर्व डिफरेंशिएबल होता है और वहाँ पे कर्व स्मूथ भी होता है। तो जरा देखते हैं, अगर एक कर्व यहाँ पे हम कंसीडर करें बेटा, जैसे हमने कर्व कंसीडर किया दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको इन जनरल केस में लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ पे देखना है कि यूनिक टेंजेंट है या नहीं है। तो अगर कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोई कर्व डिफरेंशिएबल है तो एट एक्स इक्वल टू ए पर हम चेक करते हैं, और एक फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल if and only if there exists a unique tangent, there exists a unique tangent at x equal to a। इसका यूनिक टेंजेंट है एफ एक्स डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए यूनिक टेंजेंट, यानी वहाँ पे यूनिक टेंजेंट हो, ठीक है। और इस एफ डैश ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। अब ये डैश का मतलब क्या है ये आपके सामने थोड़ी देर में आने वाला है। तो मैंने बात बताया एफ डैश एक्स की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। यानी फाइनाइट नंबर आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल बोथ। अगर एफ डैश एक्स ए की वैल्यू ये आती है तो इसका मतलब वो वहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट बनेगी, और दूसरा वहाँ पर हम ये भी कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताया कि ऐसा होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। अभी समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी है क्या चीज़। तो एक काम करते हैं, हमें मान लीजिए पॉइंट P पे चेक करनी है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके एट एक्स इक्वल टू ए चेक करें, तो क्यों ना यहाँ पे a लिख दे, एंड दैट इज ओरिजिन। और ये कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू बेटा जी f ऑफ x है, हमने फंक्शन कंसिडर किया y इक्वल टू एफ एक्स। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे एक कॉर्ड कंसिडर करी यहाँ पे, या सेकेंड कह लीजिए आप इसे, और एक सेकेंड मैंने ये लिया। यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है।
अगर ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा, ये आपका a,0, तो हम x को यहाँ पे क्या पुट करते हैं, a फंक्शन में, तो y कितना मिल जाएगा, f ऑफ a। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब हम आते हैं आगे, हम इससे कुछ आगे चले h डिस्टेंस x एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a हमें मिलने लगे और ये यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया a प्लस एच कॉमा 0। तो a प्लस एच को अगर हम कर्व में पुट कर देंगे तो a प्लस एच के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ बेटा जी मैंने यहाँ पे x को a प्लस एच रखा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, f ऑफ a प्लस एच। ये भी आपको शायद क्लियर होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे हम कहाँ गए जी, आगे b पॉइंट पे आए। b पॉइंट के लिए हमने क्या कहा, एग्जैक्टली h डिस्टेंस बिफोर ऑफ दिस पॉइंट a 0 आई एम। तो यहाँ पे हमारा ये इसका जो x कोऑर्डिनेट आया, ये एब्सिस आया, वो a माइनस एच हो जाएगा डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ से h डिस्टेंस आगे चला हूँ और यहाँ से ही मैं h डिस्टेंस पीछे आ गया हूँ। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके बनने वाले हैं, तो b कोऑर्डिनेट क्या मिला बेटा, a माइनस एच, तो एब्सिसा हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग अगर y निकालना है तो इस एब्सिसा को यहाँ रख देंगे, तो ऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, दैट इज f ऑफ a प्लस एच। चलिए जी, a और b दोनों मिल चुके हैं और आपके दो सीकेंड्स तैयार हैं इस वक्त। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्लोप ऑफ p बताइए, ये जो आपका सीकेंड बना है, या यू कैन से कॉर्ड ऑफ दिस कर्व, तो अगर हम ये कहते हैं कि जो है इसका सीकेंड की स्लोप बताइए, तो आप सीधा बोलेंगे सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए लिख देता हूँ, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a y2 माइनस y1 अपॉन x2 दिस वन माइनस a, दैट इज स्लोप। अब आप एक नोटिस करो, ये स्लोप ऑफ पी है और स्लोप का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता ही है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले, तो उसका जो टेंजेंट होता है वो भी क्या होता है, आपका स्लोप ही होता है। इसमें कोई दो बातें नहीं कि स्लोप नहीं होता सर, हाँ किसी लाइन का स्लोप m इक्वल टेन थीटा भी होता है, और आपने टेन थीटा ये बताया x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कि सर ये भी ठीक है। एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं बेटा यहाँ पर आपके लिए इस वाले सीकेंड को और इस वाले सीकेंड को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक ब्लू पेन से जाके दिखाया, एक ब्लैक से सिखाया है, और जैसे जैसे मैं इस a पॉइंट को p के नज़दीक लाऊंगा, तो ये कॉर्ड, ये जो सीकेंड है यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। देखो एक बड़े फिगर में एक बताना चाहता हूँ, समझना। मान लीजिए यहाँ पे एक सीकेंड था, ये अगली पोजीशन में सीकेंड, जितना ये h कम होगा, यहाँ पे h थी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और मैं h को टेंडिंग टू 0 कर दूँ, तो उस वक्त सीकेंड का स्लोप ये बन जाएगा, और छोटा करूँ ये स्लोप ये बन जाएगा। एक टाइम आएगा जब h बिल्कुल ही 0 की तरफ भागेगा, तो ये सीकेंड यहाँ पे आ जाएगा आपका। जब ये h बिल्कुल 0 हो जाएगा तो सीकेंड कहाँ पहुँच जाएगा सर, यहाँ पहुँच जाएगा सीकेंड आपका। जैसे जैसे h नजदीक आया, देखो h की वैल्यू यहाँ पे और छोटी हो गई, देखो समझो ध्यान से, इस पोजीशन पे h की वैल्यू और छोटी हो गई, देखिए ध्यान से, यहाँ से h चल रहे हैं आप आगे, और जब आप यहाँ पहुँचे तो h की वैल्यू और भी छोटी हो गई। तो ये लाइन कहाँ पहुँचती जा रही है, कर्व के बिल्कुल साथ साथ आती जा रही है, और एक पोजीशन ऐसी आएगी, ये लाइन जो कि बहुत छोटी नजर आ रही है आपको यहाँ पर, एज अ टेंजेंट रोल प्ले करने लगेगी, जब ये h बहुत इनफाइनाइटली वेरी 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 स्मॉल टेंडिंग टू 0। इसलिए मैंने पहले से h लिया था, क्योंकि आप तो जानते हैं h क्या होता है, h इक्वल टू पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली मैनी 0 देन 1, है ना। आप 20 जीरो लगाएं, 200 लगाएं, 2 लाख लगाएं, पॉइंट का बहुत सारे जीरो फिर 1, यानी आप इतने नज़दीक आ जाएंगे। तो कुछ बच्चे तो केवल क्या सोच रहे हैं कि सर सीकेंड का लेंथ कम होता चला जा रहा है। भाई आप एक चीज़ बताइए, कर्व बना रहे हैं, इस टेंजेंट का स्लोप कुछ और होगा अगर मैं इसे एक्सिस ड्रॉ करूं, और अगर मैंने इसको छोटा कर दिया तो स्लोप कुछ और हो गया, मैंने और छोटा कर दिया स्लोप कुछ और हो गया, मैंने और छोटा कर दिया स्लोप कुछ और हो गया, और मैं यहाँ से भी काट दिया, लो स्लोप कुछ और हो गया, स्लोप तो आज भी टेन थीटा ही है। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है, जिस तरह से आप राइट हैंड साइड से h को छोटा करते जाएंगे तो h बिल्कुल अप्रोचेस टू 0 कर देंगे, टेंडिंग टू 0 कर देंगे, तो उस केस में सीकेंट बिल्कुल कर्व से इस तरह से आ जाएगी। जब कर्व इस शेप में होगा, बहुत ध्यान सुनो बेटा,
तभी ये सीकेंट पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई एच छोटा होने से, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और छोटा, तो ये कर्व के बिल्कुल यहाँ पैरेलल हो जाएगी और ये स्लोप ऑफ कर्व कह लो या स्लोप ऑफ टेंजेंट कह लो, बात एक ही हो जाएगी। स्लोप ऑफ कर्व कह लो या स्लोप ऑफ टेंजेंट कह लो, बात एक ही हो जाएगी और उस वक्त एच बहुत छोटा होगा। अब अगर यही प्रोसेस हम इधर के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए करें कि सर सीकेंट तो ये था जो कि यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, जैसे जैसे ये एच आपका और छोटा होगा कि सर ये लाइन यहाँ आ गई, सीकेंट यहाँ हो गई, ये एच और छोटा हो गया, पहले एच यहाँ तक था, फिर एच यहाँ तक रहा, फिर ये और छोटा हो गया, सर ये अब यहाँ आ गया। एक टाइम ऐसा आ जाएगा बिल्कुल कर्व के, बिल्कुल कर्व के साथ पैरेलल हो जाएगा और ये वाला सीकेंट और ये वाला सीकेंट आपस में मिल जाएंगे इस तरीके से, कहने का मतलब है इस तरीके से मैच कर जाएंगे। यहाँ से आए ये छोटा और छोटा और छोटा और ये कॉर्ड दोनों सीकेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए, एक ही फॉर्म में आ गए। और इधर से स्लोप, राइट हैंड साइड की तरफ से स्लोप और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से स्लोप, दोनों सीकेंट्स का क्या हो गया, सेम। तो उस केस में ये जो दो सीकेंट्स थे इन्होंने किसका रूप ले लिया बेटा, टेंजेंट का, एक टेंजेंट का। और ऐसा तभी हो सकता है बेटा नोटिस करना भी थोड़ी देर में आएगा आपके सामने, क्लियर होगा बिल्कुल कि सर एक टेंजेंट कब बनती है, ऐसा तभी होगा। मैं उस बात को हाईलाइट बाद में करूँगा, पहले बता दूं कि जब कर्व स्मूथ होगा। इमेजिन करना अगर इधर यहाँ कॉर्नर बनना होगा कर्व पे तो ऐसे कभी भी नहीं आ पाएगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कर्व के थ्रू। बस अभी ये समझे कि सीकेंट्स का स्लोप जब एच बहुत ज़्यादा छोटा हुआ, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से हुआ चाहे वो राइट हैंड साइड से हुआ, उस केस में ये दोनों पे सीकेंट्स का स्लोप क्या हो गया, वो सेम हो गया। तो उस जगह आप ये कहेंगे कि एच क्या है, अप्रोचिंग टू जीरो हो गया। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं एक मिनट के लिए और इसको लिखते हैं। इसकी कोई फिगर की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए था बेटा आपके लिए। तो ये स्लोप बना है एक तरीके से इसका सीकेंट का राइट हैंड साइड की तरफ से, जो कि स्लोप ऑफ पी है। एक केस जब ऐसा बनेगा जब लिमिट एज टेंडिंग टू क्या बनेगा, जीरो, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो। एच हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, स्टैंडर्ड है, ये एच बच गया। तो ये आपका इस केस में स्लोप ऑफ पी ए बन गया और ये स्लोप ऑफ क्या बन जाएगा, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और ये एक तरह से देखा जाए तो इसी को हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, एफ डैश ए प्लस, क्योंकि आपने राइट से निकाला है, ए से थोड़ा आगे गए हैं, एफ डैश ए प्लस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें कि सर ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको लिख देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड ए के राइट से जो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट था, जब एच टेंडिंग टू जीरो करा तो सीकेंट क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट राइट हैंड, है ना, राइट हैंड की तरफ वो स्लोप बना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंड देखें बेटा, स्लोप ऑफ पी बी, तो वो क्या होने वाला है बेटा, पी बी का स्लोप क्या होने वाला है, एफ ऑफ y2 माइनस y1 एफ ऑफ a माइनस एच, यहाँ पे a माइनस एच है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है जी, a माइनस एच माइनस a। तो ये आपका इसका सीकेंट का स्लोप है। और जब ये सीकेंट जैसे जैसे एच टेंडिंग टू जीरो होगा तो उस केस में सीकेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको बोलेंगे हम एफ डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए के लेफ्ट में। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, या सुनना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यू नो दिस कर्व वेरी वेल, ये चीज़ जैसा समझना ध्यान से बेटा। मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि आखिर जो स्लोप है वो काम कैसे कर रहा है। स्लोप का मतलब ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा dy बाई डी एक्स, तो कितना है 2x, दैट इज स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स, स्लोप कह लो, एम लिख लो, या dy बाई डी एक्स अभी लिख देता हूँ, एट एक्स वाई। एट एक्स वाई का मतलब है कि किसी भी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप है ये। अच्छा जी, चलो स्लोप मान लिया हमने, ये डिफरेंशिएशन है, ये स्लोप है। कि सर ऐसा कैसे लग रहा है कि स्लोप है, कि देखो बताता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि अगर हम dy बाई डी एक्स एट 0 0 निकालें, यानी ओरिजिन पे, तो तुम्हें साफ दिख रहा है सर ओरिजिन पे कर्व स्मूथ है और यही इसकी टेंजेंट है, इसका स्लोप 0 आना चाहिए। इसका स्लोप, इसको इस टेंजेंट का स्लोप क्या आना चाहिए, 0। तो मैंने यहाँ x को 0 रख दिया बेटा, तो ये तो लो स्लोप 0 आ गया।
y भी होता अगर यहाँ पे इसके ना तो y भी पहले देते, और y है ही नहीं, तो क्योंकि x और y दोनों थे तो मैं 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहता हूँ, इस पर जनरल पॉइंट तो एक्स वाई है, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया 1 1, अब मैं कहूँ सर इस पर जो टेंजेंट बनेगी कि बना लो सर, बनेगी श्योर बनेगी, और यूनिक बनेगी कि सर बनेगी, और यूनिक बनेगी तो यानी कि कर्व डिफरेंशिएबल है, और आप डिफरेंशिएट किया है यार, डिफरेंशिएबल है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इस 1 1 पे जो यूनिक टेंजेंट बनी है उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, या 1 1 पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप क्या है। देखो कर्व का स्लोप तभी डिफाइन होगा उस पॉइंट पे जब वहाँ पे कर्व स्मूथ होगा, ये ध्यान रखना, या स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों ही बात एक ही होती है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ थीटा है, तो वो एक स्टूडेंट ने कहा जी सर 1 1 पे बताना जरा स्लोप क्या बनने वाली है, कि रखो 1 1, एक्स तो 1 रखा, वाई है नहीं, रख देते, नहीं तो 2 × 1 ये कितना आ गया जी 2 आ गया। सही, टेन थीटा क्या आ रहा है सर, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, हाँ भाई एक्यूट एंगल बन रहा है पॉजिटिव, हाँ सर स्लोप है चलेगा। चलो जी, अब स्टूडेंट कहता है नहीं सर और पॉइंट पे बताओ कि भैया यहाँ -1 रखने पे तो भी 1 मिलेगा ये पॉइंट, और ये स्लोप क्या बनेगी, श्योर नेगेटिव बनेगी, तो dy/dx एट -1 1 निकालना भैया, x को रखो यहाँ पे क्या -1, तो ये -2 आ जाएगा, तो दैट इज नेगेटिव। क्या टेन थीटा नेगेटिव नहीं होगा बेटा इस ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, नेगेटिव आएगा। इसका मीनिंग जो dy/dx है वो आपको उस कर्व पे क्या प्रोवाइड करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन वो स्लोप ऑफ टेंजेंट या आप कहें उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ कर्व प्रोवाइड करता है, दोनों बातें एक ही हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा बेटा मेरे जब उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट हो। अगर कोई कर्व पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है, बहुत ध्यान सुनो, अगर पूरे डोमेन में, अपने डोमेन में यानी -∞ to ∞ इसका डोमेन, अगर उसमें वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसके हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। बात क्लियर है नहीं, उसके हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और उसके इस पे, और जो हमारे पास जो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है वो केवल एक x = a पॉइंट पे डिस्कस करता है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो इसका ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f' a माइनस और f' प्लस अगर बराबर आते हैं तभी हम कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = a, यानी कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि वहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट बन सकती है, यानी कि वहाँ पर कर्व की जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप एक ही होगा, दो टेंजेंट बनेंगी ही नहीं। दूसरी बात और यहाँ लिख दूँ स्पेशली कि f' माइनस f' प्लस अगर इनकी वैल्यू सेम होगी तभी हम इसको f' बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते। और ये एक फाइनाइट वैल्यू भी होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू दिख रहा है, f' प्लस दिख रहा है यहाँ पे, पीछे वाला देख रहा है, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं पड़ता कई बार, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इसका मीनिंग जैसे ये है कि f' माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f' प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर ये दोनों इक्वल है तो भाई इनको कुछ तो बोल दो कि भैया ऐसा बोल दो, इसे f' बोल दो, यही डेरिवेटिव है। अरे f', अच्छा एक चीज बताओ, सुनो सुनो, अभी आपने fx लिखा था x², तुमने y लिखा था, f' करो कि सर ये डिफरेंशियल हो जैसे y का dy/dx, तो fx का f', तो 2x हो गया। सर जरा f'1 बोलना, हाँ सर 2, इसका मतलब यही है कि 2 पे डिफरेंशिएशन क्या बना कर्व का, 2 पे डिफरेंशिएशन क्या बना फंक्शन का, 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या बनी फंक्शन की, 2 पे स्लोप क्या बना टेंजेंट का। अगर वो निकल रहा है वैल्यू, क्या निकल रहा है 2, इट मीन्स f' माइनस f' प्लस दोनों ही बराबर होंगे, दोनों किसके बराबर होंगे f'1 के, विच इज 2। अब आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। चलिए अब हटा दो बेटा, है अब तो आप नोट कर, चलिए तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में ये सीखा कि कोई कर्व अगर किसी पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो केवल एक पॉइंट के लिए है, तो उसके अंदर हमारे लिए मुसीबत ये है कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि अगर दोनों के डेरिवेटिव्स की वैल्यू सेम है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और उसी केस में
आप ये कह पाएंगे कि वहाँ पे यूनिक टेंजेंट हो, क्योंकि वो दोनों सीकेंड्स की स्लोप आएगी और अगर वो सेम हो जाती है तो यानी वहाँ पे वो दोनों मुड़ के एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एट एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1। हाँ जी बोलो क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा भाई, पढ़ दो क्वेश्चन। सार्थक जैन क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ दो बेटा। शो दैट, रुक जा धीरे धीरे पढ़, जैसे जैसे मैं लिखूं। एफ एक्स इक्वल टू 12x माइनस 13, यस, 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो मैं डिफरेंशिएबल को DI लिख दूंगा, आप समझ जाना। तो यहां तो उससे साफ कह, हाँ जी, ऑल्सो फाइंड f'3। तो देखिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करा देगा क्वेश्चंस की और आपको समझा देगा कि क्वेश्चंस क्या है, और मैं इसको कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा जैसे आपके स्कूल में जैसे पढ़ाया जाएगा उस तरह से नहीं बताऊंगा। क्या स्कूल में डिफरेंशिएबिलिटी कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, मुझे मालूम है, आपने कर भी लोगे डिफरेंशिएबिलिटी, थोड़ा बहुत मीन वैल्यू थ्योरम में और आपका रोज थ्योरम में इसका थोड़ा एप्लीकेशन है, तो इसलिए बिल्कुल इसको जीरो मान के चलते हो और ऐसे क्वेश्चंस को डील ही नहीं करते। मैं अब इसके अंदर देखो पूरा इसको समझाना चाह रहा हूँ, केवल मैं f'3 नहीं बता रहा, मुझे आप f'2 भी पूछे तो भी बता दूंगा, आप मुझसे f'5 पूछे तो बता दूंगा, समझ गए, यानी कि 3 से बड़ा f'500 पूछे तो बता दूंगा, f'-500 पूछे तो भी बता दूंगा, f'3 भी बता दूंगा। पहले बात को ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या है कि y इक्वल टू 12x माइनस 13 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि इस 3 और 3 से पहले ये स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू लिख सकता हूँ fx को, और दूसरी बार y इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5 फॉर x ग्रेटर देन 3, उसके बाद ये पैराबोला है। तो याद रखना अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है तो वो डेफिनेटली क्या है आपका पैराबोला है। कि सर यहाँ फंक्शन जो है पीस वाइज हो गया, पीस वाइज मतलब टुकड़ों में हो गया, 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, 4 टुकड़े भी हो सकते हैं, ये पीस वाइज फंक्शन है। पर सर इसका डोमेन देखो -∞ से +∞ तक है इसका डोमेन, कि सर ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि पॉलिनोमियल्स, दीज बोथ आर पॉलिनोमियल, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। आप बताइए आप पैराबोला कैसे ड्रॉ करते थे, याद करो। y इक्वल टू अगर 2x स्क्वायर प्लस 5 है तो आप इसे लगभग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, 0 पे 5 मिलेगा, सीधी सी बात है, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब अपवर्ड्स बनना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। सर स्मूथ बन रहा है हर जगह, कंटिन्यूअस तो है ही सर, डिफरेंशिएबल भी है, स्मूथ बन रहा है। पर हमने यहाँ बच्चा डरने लगता है, अरे 3 से पहले तो डिफरेंशिएबल है ही, ये स्ट्रेट लाइन है, 3 के आगे तो डिफरेंशिएबल है ही, ये पैराबोला है। आप बनाते आए 11 से, स्मूथ बनाया आपने, कहीं भी किंक नहीं बनाया, शार्प टर्न नहीं बनाया पैराबोला के अंदर, बीच में स्ट्रेट लाइन में कहीं किंक बनाया, बीच में नहीं बनाया। सर हाँ, स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला, जब स्ट्रेट लाइन से पैराबोला ऐड होगी, अगर वहाँ किंक बन गया तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए हमारी, अगर वो कहता भी नहीं कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3, तो भी मैं इसे 3 पे चेक करता, क्योंकि मुझे क्लियर है कि 3 से पहले भी स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, 3 के बाद भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो मैं यहाँ पे कुछ ना सोचते हुए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ यहाँ पे बेटा, एट x इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज f'3 माइनस, ये पढ़ना सीख लो बेटा, f'3 माइनस, ये माइनस लिखा है बेटा ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ाया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h। चेक कर लीजिए। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, दैट इज कॉल्ड f'3 प्लस, एंड दैट इज
रिटर्न एज लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पर फॉर्मूले में a आया था वहाँ पे रख देंगे अब आप 3, तो ये बन जाएगा बेटा f डैश 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये दोनों फॉर्म में लिख लिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आती है और दोनों जगह इक्वल आती है तो हम ये कहेंगे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। 3 माइनस एच, 3 से कुछ कम, लेस देन 3 यहाँ पे आएगा तो इसको यहाँ पे आपको वैल्यू प्लांट करनी पड़ेगी 12 ऑफ 3 माइनस एच माइनस 13, और एफ ऑफ 3 निकाल लो, एफ ऑफ 3 यहाँ से निकलेगा, एफ ऑफ 3 कितना बनने वाला चेक कर लो, 3 तो क्योंकि दोनों में यूज होगा, एफ ऑफ 3 कितना बनेगा 12 36 माइनस 13 कितना बनेगा भाई 23, हाँ जी एफ ऑफ 3 23 बनेगा ना 23, देख लिया करो, बता दिया करो 23 बनेगा ना। चलिए तो यहाँ पे ये तो एफ ऑफ 3 माइनस एच की वैल्यू है, माइनस एफ ऑफ 3 इज 23 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, 12 36 हो गया माइनस 12h माइनस ये कितना बनेगा बेटा 6 और ये भी 36 अपॉन माइनस एच। अच्छा एक चीज़ है, अगर ये h नीचे से कैंसिल नहीं होता तो 1/0 बनाता रहता। इन चीज़ों सुनो, देखो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, किताबें बातें नहीं करेंगी, इसलिए लिखने पे कम जोर होना चाहिए, पहले सुनने पे ज़्यादा जोर हो, चाहे 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे लेकिन सुनो बात, क्योंकि जब तक ये h नहीं कटेगा तब तक फाइनाइट वैल्यू बननी ही नहीं। तो देखो ऊपर वाला मेहरबान है 36 कांस्टेंट कैंसिल हो गए, इस चीज़ को बहुत ध्यान सुनना, मैंने एक बार लिमिट में भी आपको ये बताया था, ये कटना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका ये 12 आ गया स्लोप, टेन थीटा पॉजिटिव, यानी स्लोप है ये, टेन थीटा उसका स्लोप है, लेफ्ट हैंड स्लोप है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी है, तो ये क्या 12 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का फायदा होगा आपको पता है, यानी टेंजेंट ऐसे बनेगी, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, इधर जाएगी तो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, तो टेन थीटा आपका क्या बनेगा नेगेटिव। ठीक है चलिए तो अब फिर से स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। 3 प्लस एच, हाँ 3 प्लस एच कहाँ वर्क करेगा बेटा, 3 से मोर देन 3, इस नीचे वाले पार्ट में करेगा, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एफ ऑफ 3 मैंने निकाल लिया था 23, यहाँ भी यूज़ किया था वहाँ भी कर लेते हैं। अब कहानी आती है सरी से एच की, सरी एच भी कैंसिल होना चाहिए, फाइनाइट नंबर तभी आएगा और कोई तरीका नहीं, तो ऊपर वाला कराएगा यहाँ पे भी कमाल। अगर ये एफ डैश 3 निकलना है तो इसका मतलब एफ डैश 3 माइनस और एफ डैश 3 प्लस दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, कर लेते हैं। 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस से कितना बन गया बेटा 18, और ये h बेटा यहाँ आ गया, और ये देखिए 18 आपका कैंसिल हो गया, आई थिंक 9 2 18 18 कैंसिल, h कॉमन ले लीजिए, 2 पहले से ही बाहर है, और ये आपका बच गया h प्लस 6, तो h से h कैंसिल, h को 0 डालिए, आपका 12 आ गया, रिजल्ट सेम आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 3 दैट इज -3 एंड f डैश 3 प्लस बोथ आर सेम इक्वल टू 12, और इसका मतलब ये f डैश 3 माइनस एफ डैश 3 प्लस अगर बराबर है तभी आप कह सकते हैं कि सर एक चीज़ नई बनेगी, एक नई चीज़ का जन्म होगा। बात तो समझना, एक नई चीज़ उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न हुआ, डेवलप हुई, क्या हुई कि सर एफ डैश 3, अब आप इस लायक है कि एफ डैश 3 लिख सकें, और आपने एफ डैश 3 लिख दिया बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, दैट इज 12। अब आप कह सकते हैं सर एफ डैश 3 की वैल्यू 12 है। अगर ये दोनों इक्वल भी आ जाए, मतलब अनइक्वल आए और फाइनाइट आ जाए, 12 आ जाए 11, तो भी आप एफ डैश 3 लिख ही नहीं सकते, वो पाप होगा। ये दोनों अगर बराबर हैं और दोनों की वैल्यू फाइनाइट है तभी आप लिख सकते हैं एफ डैश 3, तब इसका जन्म होगा एफ डैश 3 का, अदरवाइज एफ डैश 3 को लिखना यहाँ महापाप हो जाएगा। समझ रहे, इन दोनों के बराबर होने पे ही एफ डैश 3 का जन्म है, और तब वो वैल्यू फाइनाइट इन दोनों के इक्वल बाहर है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आई। अब पहले इस नोट को फिर एक कंसेप्ट और इसी में ऐड करने वाला हूँ मैं।